हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका संख्या प्रणाली, सरलीकरण और सन्निकटन का भाग नंबर 8 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समताधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या प्रश्न है, तो कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 8556 है, तो छोटी संख्या क्या है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लेते हैं कि एक संख्या x है, तो क्रमिक संख्या है तो अगली संख्या x+1 होगी। इन दोनों का गुणनफल x इंटू x+1 8556 है। इस x के अंदर गुणा करूंगा x² प्लस x माइनस 8556 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसके फैक्टर करूंगा x² प्लस 93x माइनस 92x माइनस 8556 इक्वल टू 0। तो इसमें से अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x+93, माइनस 92 कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा x+93। तो एक फैक्टर तो x+93 आ गया और एक फैक्टर x-92 आ गया इक्वल टू 0। x+93 इक्वल टू 0, x बराबर -93 और x -92 इक्वल टू 0, तो x बराबर 92 आ गया। तो इसलिए छोटी संख्या आपकी 92 है और 92 ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। एक कैंटीन को 30 दिनों के लिए 4560 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह के लिए कैंटीन को कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, कैंटीन को 30 दिनों के लिए 4560 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। अतः दैनिक आवश्यकता हो जाएगी 4560 डिवाइडेड बाई 30 किलोग्राम, है ना, एक दिन की आवश्यकता। आवश्यक चावल की मात्रा, एक सप्ताह की बात कर रहे हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 4560 डिवाइड बाई 30 गुणा 7 किलोग्राम। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये सोल्व करने के बाद आपका निकल कर आएगा 1064 किलोग्राम। तो यानी कि ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं, डी में नहीं, यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। यदि भिन्न 1/2, 2/3, 5/9, 6/13 और 7/9 को उनके मानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो चौथा कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले तो इस पूरे भिन्न को हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, फिर जो चौथे स्थान पर आएगा वही आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं। तो दिए गए भिन्न 1/2, 2/3, 5/9, 6/13 और 7/9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनके हरों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 2, 3, 9, 13, 9 का एलसीएम 234। ठीक है ना। 2 से 234 कितनी बार चला गया, 117 बार, तो ऊपर आ जाएगा 117 और सबके नीचे 234 तो आएगा ही हर में। 3 से 234 जाएगा कितनी बार, देखो 3 सते 21 और 3 अठे कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, यानी कि 3 अठे 24, 78 आ जाएगा। फिर 9 से 234 26 बार, 13 से 234 18 बार, 9 से 234 26 बार। अब देखो ऊपर इसके अंश की गुणा भी कर दूंगा, 1 गुणा 117 डिवाइड बाई 234, 2 गुणा 78
डिवाइड बाई 234, 5 गुणा 26 डिवाइड बाई 234, 6 गुणा 18 डिवाइड बाई 234 और 7 गुणा 26 डिवाइड बाई 234। तो ये आएगा 117 बटे 234, 156 बटे 234, 130 बटे 234, 108 बटे 234, 182 बटे 234। अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तो सबसे छोटा आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आएगा 108 आ जाएगा। उसके बाद आपका 117, उसके बाद 130, उसके बाद 156, उसके बाद 182। चौथे स्थान पर क्या आ रहा है? 156 आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना? चौथे स्थान पर। तो भिन्नों का आरोही क्रम आप लोगों का यहाँ पे जो निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा आप लोगों का? भिन्नों का आरोही क्रम, है ना? तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, 108 को लिख दूंगा 6/13। ठीक है? देखो 108 आप लोग यहाँ पे आ रहा है ना? 108 यहाँ पर है, ये क्या है? 6/13। उसके बाद 117, तो 117 आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है, पहला पहला यानी कि 1/2। उसके बाद आप लोगों का 130, तो 130 आप लोगों का कहाँ पर है? यानी कि यहाँ पर है, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे यानी कि 5/9। इसके बाद 156, 156 सेकंड पे है यानी कि 2/3। इसके बाद 182, 182 लास्ट में यानी कि 7/9, है ना? सबसे छोटी 6/13, इससे बड़ी 1/2, इससे बड़ी 5/9, इससे बड़ी 2/3, इससे बड़ी 7/9। तो चौथे स्थान पर क्या बनेगी? आपकी 2/3 बनेगी। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 19,043 है। छोटी संख्या कौन सी है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दिए गए विकल्पों में से हम लोग विकल्प को चूज करेंगे। तो 137 और विषम संख्याओं का गुणनफल है 137 की अगली विषम संख्या 139 होगी। गुणा करी तो 19,043 आ गया और यही आ रहा है। तो यहाँ से कह देंगे आवश्यक छोटी संख्या 137 होगी और फर्स्ट ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। चार क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी और डी का योग 180 है। अगले चार क्रमागत सम संख्याओं के समुच्चय का योग क्या है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, चार क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी का योग 180 है। तो पहली क्रमागत संख्या ए, दूसरी a+2, तीसरी a+4, चौथी a+6, इनका योग 180 है। 4a+12 बराबर 180। तो आपका 4a बराबर 180 माइनस 12 यानी कि a बराबर 168/4 यानी कि a बराबर 42। तो अगली चार क्रमागत सम संख्याएं आ जाएगी 50। ठीक है, तो कह रही है अगली चार क्रमागत सम संख्या। तो a बराबर 42 है तो a+6 लास्ट कितनी हो जाएगी? 48। तो उससे आगे की चार संख्याएं 50 आएगी, 52 आएगी, 54 आएगी, 56, इन सभी को ऐड कर देंगे तो 212। तो 212 यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। 1500 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें सबसे कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। ठीक है, 1500 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर ये एक पूर्ण वर्ग बनेगा। देखो,
38 का स्क्वायर 1444 होता है, 39 का स्क्वायर 1521, 1500 से जस्ट ऊपर है, तो आवश्यक संख्या हो जाएगी 1521 माइनस 1500 यानी कि 21। अगर इसमें 21 में जोड़ दो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। तीन दोस्त ए, बी और सी एक गोल स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रम से 24, 36 और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। ये कितने मिनट के बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। आवश्यक समय आ जाएगा 24, 36 और 30 का एलसीएम, 24, 36 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। तो ये कितना आ जाएगा 360 सेकंड। 360 सेकंड को मिनट्स में चेंज कर दूंगा तो डिवाइड बाई 60 यानी कि 6 मिनट आ जाएगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। एक 6 अंकीय संख्या एक 3 अंकीय संख्या को दोहराकर बनाई जाती है। उदाहरण के लिए 256, 256 या 678, 678 आदि। इस प्रकार की कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरह से विभाजित होती है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि 3 अंकीय संख्या एबीसी है, तो 6 अंकीय संख्या क्या हो जाएगी, एबीसी और एबीसी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,00,000 ए प्लस 10,000 बी प्लस 1,000 सी प्लस 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, है ना। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ए वाले टर्म्स को जोड़ देंगे 1,00,100 ए, बी वाले टर्म्स को जोड़ देंगे 10,000 10 बी, सी वाले टर्म्स को जोड़ देंगे 1,000 1 सी। 1,000 को एक को कॉमन ले लूंगा तो अंदर आ जाएगा आपका 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। इसलिए यह संख्या हमेशा 1,001 और उसके गुणकों से विभाज्य होगी। तो 1,001 के फैक्टर 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है ना। तो इसलिए 7 11 13, है ना, 77 91 143 और 1,001 से विभाज्य है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि इसके गुण को यानी कि 1,001 से विभाज्य होगी, तो डी इज द राइट आंसर। केवल 7, केवल 11, केवल 13, इन तीनों का फैक्टर, तीनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1,001 आएगा, यानी कि तीनों से विभाज्य होगी और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रम से 3 और 4 होते हैं। यदि संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 होता है। भाजक क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। अगर 3 को एक ही भाजक यानी कि 5 से विभाजित करो तो शेषफल 3 आ रहा है। शेषफल 4 कब आएगा, जब 4 को 5 से करो तो 4 आएगा। अब इन दोनों का सम कर लो, 3 प्लस 4/5 यानी कि 7/5 यानी कि शेषफल 2 आएगा। भाजक क्या है, 5 है। चूंकि ये तो बोल रहा है कि सम को करो तो भाजक 2 आता है, चूंकि 5 दिए गए विकल्प में नहीं है तो सही विकल्प इनमें से कोई नहीं होगा। तो ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। एक कैंटीन को प्रतिदिन 13 दर्जन केले की आवश्यकता होती है। 9 सप्ताह के लिए से कितने केले की आवश्यकता होगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। कैंटीन में एक दिन के लिए केले की आवश्यकता कितनी? 13 दर्जन। 9 सप्ताह यानी कि 63 दिन के लिए केले की आवश्यकता। एक दिन के लिए 13 दर्जन है, 63 दिन के लिए 63 गुना 13 दर्जन। तो कह रही है कि 9 सप्ताह के लिए से कितने केलों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना? अब देखो इस 13 दर्जन को भी एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 63 गुना 13 और गुना 12 और कर दूंगा, यानी कि 9,828 केलों की जरूरत पड़ेगी। और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। किसी संख्या का 3/5 उसी संख्या के 40% से 250 अधिक है, वह संख्या क्या है? आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लेते हैं कि संख्या x है, तो x का 3/5 और 40% क्या होता है? 2/5। तो 3x/5 माइनस 2x/5 इक्वल टू कितना है? 250। तो यहाँ से आ जाएगा, आप लोगों का एलसीएम ले लूंगा 5, ऊपर आएगा 3x माइनस 2x, यानी कि x/5 इक्वल टू 250। तो x बराबर 250 गुणा 5 यानी कि 1250, इसलिए संख्या 1250 है। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27। चार क्रमागत सम संख्या, एक पहली होगी x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6 का औसत करेंगे तो सभी को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 27 है। तो यहाँ से 1 2 3 4, 4x प्लस कितना आ जाएगा? 12/4 इक्वल टू 27। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 27 गुना 4 माइनस 12/4 यानी कि 96/4 यानी कि 24। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ पे 24 प्लस 6 यानी कि 30 हो जाएगी। और ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा तीनों में सबसे बड़ा है? आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ले कि तीन क्रमागत पूर्णांक, एक x है, एक x+1, एक x+2 है। तो प्रश्न के अनुसार इन सभी का योग x प्लस x+1 प्लस x+2 इक्वल टू 39। तो 3x प्लस 3 बराबर 39। तो 3x बराबर 39 माइनस 3 यानी कि 36। तो x बराबर 36/3 यानी कि 12। आवश्यक सबसे बड़ी संख्या x+2 है, तो 12+2 यानी कि 14। इसके अलावा दिए गए विकल्पों से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा इनमें, है ना? तीनों में सबसे बड़ा तो आप लोगों का 14 ही होगा। 14 आपका किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। और विकल्पों से ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं, एक 12 है, एक 13, एक 14 यानी कि 39 और सम 39 यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे बड़ा 14 हो जाएगा और 14 आपका आंसर होगा, यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। 7 7 7 7 7 100 डिजिट्स तक 7 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 13 का शेषफल ज्ञात करें। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। चूंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए कोई भी संख्या अगर 12 बार दोहराया गया है तो 13 से विभाज्य होगा, है ना?
भाई एक 12 है, उसको 12 बार और दोहरा दो, 13 से विभाज्य होगा। इसलिए आप लोग यहाँ से कह देंगे 7777, है ना। 96 अंक 13 से विभाज्य हो गए, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि 13 एक अभाज्य संख्या है, किसी भी संख्या को अगर 12 बार दोहराया गया है तो वो आपकी 13 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ रही है। तो 777, 12 अट्ठी 96, 96 बार के अंक 777 आ रहे हो, 13 से विभाज्य है। अंक है आप लोगों के 100 डिजिट्स तक, तो इसका शेषफल यानी कि 4 अंक बचेंगे, 7777, 4 बार बचेंगे, डिवाइड बाई 13, और जिसको डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल यहाँ पर 3 निकल कर आ जाएगा, और 3 ऑप्शन सी में आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। एक कैंटीन को एक सप्ताह के लिए 112 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होती है। 69 दिनों के लिए इसे कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 7 दिनों के लिए गेहूं की मात्रा 112 किलोग्राम, एक दिन के लिए गेहूं की मात्रा 112/7 किलोग्राम, 69 दिनों के लिए गेहूं की मात्रा 112/7 गुणा 69, यानी कि 1104 किलोग्राम, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। संख्या 62684 स्टार डॉलर को 8 और 5 दोनों से विभाजित करने के लिए स्टार और डॉलर के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। चूंकि दी गई संख्या 5 से विभाज्य है, तो इसलिए लास्ट अंक डॉलर के स्थान पर अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो ये तो 0 आएगा, 5 आना चाहिए। लेकिन 5 पर समाप्त होने वाली संख्या कभी भी 8 से विभाज्य नहीं होती है, ठीक है ना। अगर डॉलर के स्थान पर 0 और 5 ले आऊं, ये 5 से तो विभाज्य हो जाएगी, लेकिन अगर मैं 5 ही रखूं तो वो 8 से कभी नहीं कटेगी, और आपको 8 का भी बताना है। तो इसलिए डॉलर के स्थान पर 0 आएगा, तो डॉलर के स्थान पर तो आ गया 0। अब अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि आखिरी के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अंतिम 3 अंकों के द्वारा बनाई गई संख्या 4 स्टार और 0 को 8 से विभाज्य हो जाती है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, केवल 4 आ जाएगा, 440 जो 8 से डिविजिबल है। इस प्रकार स्टार के स्थान पर 4 और डॉलर के स्थान पर 0 आएगा, 4 और 0 आएगा क्रमशः। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। एक कैंटीन को एक सप्ताह के लिए 21 दर्जन केले की आवश्यकता होती है। 54 दिनों के लिए इसे कितने दर्जन केले की आवश्यकता होगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। चूंकि कैंटीन को एक सप्ताह जो कि 7 दिन का है के लिए 21 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, हम दैनिक आवश्यकता की गणना कर सकते हैं। तो दैनिक आवश्यकता हो जाएगी 21 दर्जन डिवाइडेड बाई 7 दिन, यानी कि 3 दर्जन प्रतिदिन। अगला, हम 54 दिनों के लिए आवश्यक कुल दर्जनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो 54 दिनों के लिए कुल, एक दिन के लिए 3 दर्जन पर दिन है, गुणा 54 दिन, यानी कि 162 दर्जन। इस प्रकार कैंटीन को 54 दिनों के लिए 162 दर्जन केलों की आवश्यकता होगी। तो पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। 3 लड़कियां एक ही बिंदु से गोल ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करती है। वे क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड और 48 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। वे कितने समय बाद एक बिंदु पर मिलेगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। आवश्यक संख्या क्या है? 24, 36, 48 का एलसीएम जो कि 144 सेकंड होता है। जिसको मिनट्स में चेंज करूंगा तो आएगा 2 मिनट 24 सेकंड। इस प्रकार लड़कियां 2 मिनट 24 सेकंड के बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगी। तो सही उत्तर 2 मिनट 24 सेकंड होगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। फैक्टोरियल 25 गुणा फैक्टोरियल 32 गुणा फैक्टोरियल 45 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए कितनी होगी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, फैक्टोरियल 25 गुणा फैक्टोरियल 32 गुणा फैक्टोरियल 45 है। फैक्टोरियल 25 में नंबर ऑफ शून्य निकालूंगा तो 25 को 5 से डिवाइड करूंगा। शून्य कब निकलता है? जब 2 और 5 का गुणनफल आता है। 2 गुणा 5 यानी कि 10, तभी एक जीरो आता है। 5 से 25 5 बार, 5 से 25 एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल 25 5 प्लस कितना आएगा? 5 प्लस 1 यानी कि 6 आ जाएगा। आप कहोगे अगर 2 से डिवाइड क्यों नहीं करा? देखो, 5 और 2 में जिस नंबर से डिवाइड करे और जिसमें कम बार डिवाइड हो उतने ही जीरो आएगी। तो अगर 25 को 2 से डिवाइड करते तो ज्यादा आता, तो ज्यादा जीरो नहीं आएगी। कम वाले को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना? क्यों देखेंगे कम वाले को? भाई अगर मैं कह दूंगी कि एक है 500, है ना? देखो, जितना कम आएगा उतना ही तो जीरो बनेगी। देखो मैं कह दूं 5 गुना 2 है, तो 5 गुना 2 यानी कि कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, एक जीरो। ठीक है ना? अब हम लोग यहाँ पे अगर ये कह दे कि हम लोग यहाँ पे कह दे कि भैया दो, देखो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम एक को ले ले ज्यादा जीरो और एक के कम जीरो ले तो दोनों को जोड़ोगे तो बीच में ऐसा नहीं बनेगा। जैसे मैं कह दूं 1000 और यहाँ पे कह दूं 10, तो बताओ कि जीरो कितनी आएगी? तो यहाँ पे आप लोग कह दोगे 0101, यानी कि लास्ट से जीरो तो केवल एक ही आ रहा है, एक जीरो आ रहा है। तो 10 में तो बन रहा है 2 गुना 5, और 1000 में कितना बन रहा है? तो 1000 में अगर आप लोग यहाँ पे कहोगे कि ये बन रहा है आप लोगों का, यानी कि 500 गुना 2, 250 गुना 4, है ना? तो 4 गुना 250 बन रहा है। तो 4 गुना 250 को मैं लिख दूं 2 की पावर 2, और 5 गुना 50, 5 गुना 50 को भी लिख दूंगा 2 गुना 25, 25, और यहाँ पे पावर 3 बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम लोग कह देंगे कि 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। नंबर ऑफ जीरो कितनी आई? एक आई। कब आई? जब 2 की पावर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 की पावर कितना? एक। यहाँ के 5 की पावर 3, यहाँ पे 5 की पावर एक है। यानी कि कम वाली वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जिससे कम बार डिवाइड हो उतनी ही जीरो बनेगी। ऐसे ही फैक्टोरियल 32 को 2 से करेंगे ज्यादा आएगी, फैक्ट 5 से करेंगे 5 छंग 30, फिर 5 से करूंगा एक बार 6 और एक 7। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन फैक्टोरियल 32 इक्वल टू 6 प्लस 1 7 आएगा। फैक्टोरियल 45 5 से डिवाइड करूंगा 9 बार, 5 से 9 को करूंगा फिर एक बार। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन फैक्टोरियल 45 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो फैक्टोरियल 25 गुणा फैक्टोरियल 32 गुणा फैक्टोरियल 45 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 6 प्लस 7 प्लस 10 यानी कि 23 निकल कर आ जाएगी। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। 3 कुर्सियों और 10 मेजों की कीमत 9,856 है। 6 कुर्सियों और 20 मेजों की कीमत क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लेते हैं कि कुर्सी की कीमत x है और एक टेबल की कीमत y है। तो प्रश्न के अनुसार 3x प्लस 10y इक्वल टू 9,856। तो अगर इसमें 2 की गुणा कर दूं, 2 गुणा 3x प्लस 10y इक्वल टू 2 गुणा 9,856। तो 2 के अंदर गुणा करूंगा 6x प्लस 20y इक्वल टू 19,772। तो 6 कुर्सी है
और बी स्टेबल है। कीमत कितनी आ गई? 19,772। 19,772 किसी विकल्प में नहीं है, तो इसलिए आप लोग यहाँ से कह दोगे कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। एक बॉक्स में 12 दर्जन आम है। यदि ऐसे 43 बॉक्स है तो सभी बॉक्स में कुल कितने आम है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। आमों की संख्या 12 दर्जन। एक दर्जन में 12 आम होते हैं, तो 12 गुणा 12 यानी कि 144। ठीक है ना? और 43 बॉक्स है, तो 43 बॉक्स में आमों की संख्या 43 गुणा 144 यानी कि 6192। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 100 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से 100 20 बार, फिर 5 से 20 को करूंगा 4 बार, तो 20 प्लस 4 है ना। तो 100 फैक्टोरियल में अंतिम शून्य 20 प्लस 4 24 हो जाएगा। 200 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करूंगा 40 बार, 5 से 40 को करूंगा 8 बार, 5 से 8 को करूंगा 1 बार। तो 200 फैक्टोरियल में अंतिम शून्य 40 प्लस 8 प्लस 1 49। यदि हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो जिनमें m अंतिम संख्या और n अंतिम संख्या है, तो परिणामी संख्या m शून्य के साथ समाप्त होगी। यदि m लेस देन n, यह n शून्यों के साथ समाप्त होगी। यदि m ग्रेटर देन n, यहाँ 24 से बड़ा है 49, उत्पाद के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 24। मिनिमम को हम लेते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, समरी को यहाँ पे देख लेते हैं। संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है जो एक से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो भी शामिल होता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इसके बाद आता है आप लोगों का, और ये आएगा आप लोगों का पूर्णांक। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें जीरो भी होता है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। परिमेय संख्या जिसमें संख्याएं a अपॉन b के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे उदाहरण के तौर पर 1/2 या -3/4। अपरिमेय संख्या, संख्याएं जिन्हें एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त किया नहीं जा सकता, जिन्हें दशमलव, विस्तार, गैर दोहराव और अनंत होते हैं, जैसे √2 पाई, ये होते हैं अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, संख्याएं जो a प्लस बी आई के रूप में होती है, जहां आई काल्पनिक इकाई है और आई² इक्वल टू आयोटा, आई को बोलते हैं आयोटा, तो आई² इक्वल टू -1 को संतुष्ट करती है। भाजक, शेषफल और भागफल, भाजक वह संख्या जिससे किसी अन्य संख्या को विभाजित करती है, उदाहरण 20 को 3 से कर रहे तो 3 भाजक है। भागफल, ठीक है ना, वह परिणाम जो एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करके प्राप्त होता है, उदाहरण 20 को 3 से डिवाइड कर रहे तो भागफल 6 आ रहा है। शेषफल, विभाजन के बाद बची हुई मात्रा, जैसे 20 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 हो रहा है, कैसे? 20 इक्वल टू 3 गुणा 6 प्लस 2। पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग एक पूर्णांक है जो एक पूर्ण पूर्णांक का वर्ग है, उदाहरण 16 एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसे 4 की पावर 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद आता है विभाज्यता परीक्षण। यह एक निर्धारित करने के लिए त्वरित तरीके है कि क्या एक संख्या दूसरे से विभाजित है बिना पूर्ण विभाजन किए। 2 से विभाज्य, एक संख्या 2 से विभाज्य है यदि इसका अंतिम अंक सम है, जैसे 4 10 18। 3 से विभाज्यता, एक संख्या 3 से विभाज्यता है यदि इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, जैसे 1 2 3। और यहाँ पे 1 2 3 का योग करूंगा 6, जो कि 3 से डिविजिबल है। 4 से विभाज्यता, एक संख्या 4 से विभाज्य है
यदि अंतिम 2 अंक एक संख्या बनाते हैं, जो 4 से विभाज्य है, जैसे 316, ठीक है ना? तो 16 यहाँ पे 4 से डिविजिबल है, तो 316 भी होगा। 5 से विभाज्यता, एक संख्या 5 से विभाज्यता है, यदि इसके अंतिम अंक 0 और 5 यानी कि 20 और 35। 6 से विभाज्यता, जब संख्या 6 से डिविजिबल है, यदि यह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, जैसे 18। 9 से विभाज्यता, एक संख्या 9 से विभाज्य है, यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, जैसे 729। 7 + 2 + 9 18 9 से विभाज्यता है। 10 से विभाज्यता, एक संख्या 10 से विभाज्य है, यदि उसका अंतिम अंक 0 है, जैसे 50 120। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।